किसी जमाने में वीरपुर गांव में वीरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। वीरेंद्र अपनी बूढ़ी दादी के साथ वहां रहता था और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी दादी का गुजारा किया करता था। वीरेंद्र स्वभाव से तो भोला था, लेकिन उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। वह कोई भी बात को सुनता तो पूरे गांव में फैला देता था, जिस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बनता था। लेकिन वीरेंद्र की इस आदत को जानते हुए भी गांव के जमींदार का बेटा नरेश उसका दोस्त बना हुआ था। नरेश और वीरेंद्र बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत ही पक्की थी। नरेश, तुझे पता है कल क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं जानना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ अब तू चुगली करने की इस आदत को छोड़ दे। मुझे कुछ मत बता, अपनी आदत को सुधार। तू मुझे बचपन से जानता है, अगर मैंने नहीं बताया तो मेरा मन नहीं लगेगा कहीं। सुन लेना यार, क्या हुआ था कल। अच्छा बता दे, क्या हुआ था? हाँ, तो कल जब मैं हलवाई की दुकान में काम मांगने गया तो उसके नौकर ने कहा कि वो घर पर हैं। मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने सुना कि उनकी पत्नी कह रही थी, अजी आप क्या कर रहे हो? दुकान पर जाओ, ग्राहक आ गए होंगे। कब से आईने के सामने खड़े हो? जा रहा हूँ, एक बार ये सही से तो लगा लूं। तुम भी ना दादा बन गए हो। लेकिन ये नकली बाल लगाकर लोगों को क्या दिखाना चाहते हो जी, कि तुम्हारे बाल अभी भी घने और काले हैं? किसी दिन ये नकली बाल निकल गए ना तो सबके सामने सच आ जाएगा। अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो हलवाई के ये बाल नकली हैं। हलवाई गंजा है। वीरेंद्र हंसते हुए ये बात नरेश को बताता है। सारी बात जानने के बाद नरेश कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, और उससे भी ज्यादा बुरा ये हुआ कि ये बात गलत आदमी को पता चल गई। अब पता नहीं हलवाई कब तक खुश रह पाएगा। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, पिताजी ने किसी काम से बुलाया था। हाँ, मैं भी जाता हूँ। अब कोई नई जगह काम ढूंढना पड़ेगा। बहुत दिनों से जरा सी भी कमाई नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये बात अब और किसी को मत बताना। हाँ, नहीं बताऊंगा। नरेश वहां से चला गया और वीरेंद्र गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिल गए। वे बच्चे भी वीरेंद्र की आदत को जानते थे। वीरेंद्र को देखकर उन लोगों ने उसे रोका। अरे वीरेंद्र भैया, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। अच्छा, और आपके पास कोई नई बात नहीं है क्या? नई बात तो है, लेकिन मेरे दोस्त ने मना किया है बताने से। मना किया है? लेकिन हम भी तो आपके दोस्त ही हैं, हमें बता दो। अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसका मतलब आप हमें अपना दोस्त नहीं मानते? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। तो फिर बताओ। लेकिन तुम लोग किसी और को तो नहीं बताओगे ना? नहीं बताएंगे, अब बताओ भी। वीरेंद्र उन बच्चों को हलवाई के गंजे होने की बात बता देता है और वो बच्चे उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। इसका मतलब बाल नकली हैं। अरे वाह। धीमे बोलो, किसी और को पता चल जाएगा। वो बच्चे वीरेंद्र की बात सुने बिना ही वहां से भाग गए। शाम तक काम ढूंढने के बाद वीरेंद्र को कोई काम नहीं मिला तो वो घर लौट आया। आ गया तू? कहाँ था दिन भर से? कहीं नहीं दादी, बस काम ढूंढ रहा था, लेकिन काम ही नहीं मिला कोई। कोई बात नहीं, आजा बैठ जा, खाना खा ले। ये देख, मैंने खीर बनाई है आज तेरे लिए। नरेश के घर भी दे आना, उसे भी बहुत पसंद है। ठीक है दादी, पहले मुझे तो खिलाओ। दादी वीरेंद्र को खीर देती है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। इस समय कौन आया होगा? रुको दादी, मैं देखता हूँ। वीरेंद्र दरवाजा खोलता है तो सामने हलवाई खड़ा हुआ था और उसके सर पर बाल नहीं थे। ये देखकर वीरेंद्र हंसने लगता है। ओ अरे कौन है तू, और तू इतना हंस क्यों रहा है? वीरेंद्र की दादी बाहर आती है और हलवाई को बिना बालों के देखकर उससे कहती है, अरे नंदू हलवाई, ये क्या?
ये तेरे सर के सारे बाल कहाँ गए? अपने पोते से पूछो दादी। क्या बात है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वीरेंद्र अभी भी मुंह दबाकर जोर जोर से हंस रहा था। हलवाई ने उसे पकड़ा और घर के बाहर निकाल दिया। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? बता, तुझे सब कुछ कैसे पता चला? और तुझे पता चला तो चला, लेकिन तूने पूरे गांव में मेरे गंजे होने की खबर फैला दी। मैंने तो बस सुना था, मुझे नहीं पता पूरे गांव में कैसे मालूम हुआ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हर कोई कह रहा है तूने ही उन्हें बताया है। हलवाई गुस्से में वीरेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वीरेंद्र की दादी आगे आ गई और बोली, अरे अरे नंदू, रुक जा, वो बच्चा है, नादान है, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे इसे, माफ कर दे। सिर्फ तुम्हारे कहने पर छोड़ रहा हूँ। हलवाई वहां से चला गया और दादी वीरेंद्र को समझाने लगी, वीरेंद्र बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है, हर किसी की बात को यहाँ से वहां मत किया कर, ये आदत अच्छी नहीं होती है बेटा। दादी, मैं क्या करूं? मुझसे नहीं रुका जाता। वैसे भी उन बच्चों ने कहा था कि किसी को नहीं बताएंगे। तू भी कितना भोला है, बच्चों की बात पर यकीन कर लिया। चल अब अंदर आ जा, खीर खा ले और नरेश को भी दे आना। हाँ दादी। खीर खाकर वीरेंद्र थोड़ी देर बाद खीर लेकर नरेश के घर की तरफ चल दिया। नरेश अपने पिताजी के साथ हिसाब की बातें कर रहा था। जैसे ही वीरेंद्र वहां पहुंचा, नरेश ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी, रुक जाइए, अभी वीरेंद्र आया है, उसके सामने कुछ मत कहना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अब तो वीरेंद्र बड़ा हो गया है, अब थोड़ी ना कोई यहाँ की बात वहाँ करता होगा। अभी आप जानते नहीं हैं उसे। लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। तो आप परीक्षा लेकर देख लेना कभी उसकी। कभी क्यों, अभी ही पता कर लेता हूँ, देखता हूँ कि वो ये बात बाहर करता है या नहीं। ठीक है, देख लीजिए। वीरेंद्र नरेश के पास आ गया और बोला, नरेश, दादी ने ये खीर बनाई थी और ये भेजी है तेरे लिए। अरे वाह, ला दे, अभी मैं इसे कटोरे में निकाल कर लाता हूँ। नरेश वहां से उठकर चला गया और वीरेंद्र उसके पिता के पास बैठा रहा। जमींदार के मन में वीरेंद्र की परीक्षा लेने की बात चल रही थी, तो उन्होंने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र, मैंने नरेश की शादी करने का तय किया है। उसकी होने वाली पत्नी का नाम चंपावती है। लड़की का नाम सुनकर वीरेंद्र हंसने लगा। अच्छा नाम है, लेकिन तुम ये बात अभी नरेश को मत बताना, उसे मैंने कुछ बताया नहीं है अभी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं चलता हूँ। वीरेंद्र वहां से चला गया और नरेश बाहर आया और उसने अपने पिता से पूछा, ये वीरेंद्र कहाँ गया? उसे देर हो रही थी, वो चला गया। तो आपने उसकी परीक्षा ले ली? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, ये लो, खीर खाओ आप। वीरेंद्र अपने घर जा रहा था, तभी उसे बेचैनी होने लगी और वह मन ही मन बोला, मुझे ये बात किसी को तो बताना पड़ेगी। हाँ, दादी को बता दूंगा, जल्दी घर जाता हूँ। वीरेंद्र अपने घर आ गया तू, चल अब रात हो गई है, आराम कर ले। दादी, एक बात बताऊं? हाँ बता। किसी को बताना मत, लेकिन जमींदार साहब ने मना किया है। मैं क्यों बताऊंगी किसी को, बता भला क्या बात है। वो ना, नरेश की शादी हो रही है और लड़की का नाम है चंपावती। आज के जमाने में भी ऐसा नाम? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तू ये बात किसी से मत कहना। अगर उन्होंने मना किया है तो बस अपने तक ही रखना। ठीक है दादी। अगले दिन वीरेंद्र काम की तलाश में बाहर निकल गया और काम ढूंढते ढूंढते कुम्हार के यहाँ पहुंचा। काका, मेरे लायक कोई काम है आपके पास? क्या काम कर सकते हो तुम?
जो काम आप बता दोगे वही कर दूंगा। ठीक है, तो तुम मिट्टी रौंदने का काम करो। ठीक है। वीरेंद्र अपने पैरों से मिट्टी रौंदने लगा और कुम्हार उससे कहता है, इतनी धीमे धीमे काम करोगे तो जमींदार के यहाँ अगली साल तक मटके पहुंचा पाऊंगा। अच्छा, नरेश के पिताजी की बात कर रहे हो आप? तुम जानते हो नरेश को? बड़ा अच्छा लड़का है, सबसे अच्छे से बात करता है। हाँ, अब तो शादी हो रही है उसकी। क्या कहा? शादी हो रही है? लेकिन किससे? अरे, ये क्या बोल दिया मैंने? बताओ बताओ, क्या बात है? वैसे तो बताने से मना किया था उन्होंने, लेकिन चंपावती से हो रही है शादी। चंपावती? अच्छा, सही है। शाम तक कुम्हार के यहाँ काम कर वीरेंद्र पैसे लेकर अपने घर को निकल गया और कुम्हार मटके लेकर जमींदार के घर आया। जमींदार की जगह उसे वहां नरेश मिला। अरे काका, इस बार देर कर दी मटके लाने में। हाँ, देर तो हो गई। ज्यादा मटके बनाने थे ना इस बार। मैं भी सोच रहा था कि इतने सारे मटके क्यों बनवा रहे हैं जमींदार साहब। फिर पता चला शादी है तुम्हारी। मेरी शादी? हाँ, चंपावती से। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। कुम्हार ने मटके रखे और वहां से चला गया। वहां खड़े बाकी के नौकरों ने कुम्हार की बात सुन ली और धीमे धीमे बात पूरे गांव में फैल गई कि नरेश की शादी किसी चंपावती से हो रही है। अगली सुबह नरेश अपने घर से बाहर निकला तो सभी लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ? आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? अब तो तुम्हारी शादी में काम होगा। चंपावती आएगी बहू बनकर। ये सब क्या हो रहा है? और इनको किसने कहा चंपावती से शादी होगी? और ये चंपावती है कौन? सुबह से लेकर शाम तक नरेश जहां जहां भी गया उसे सबने चंपावती के नाम से चिढ़ाया और रात को वह परेशान होकर अपने कमरे में बैठ गया। उसके पिता उसके पास आए और उससे बोले, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं पिताजी, ना जाने पूरा गांव मेरे पीछे क्यों पड़ा है। सब कह रहे हैं मैं किसी चंपावती से शादी कर रहा हूँ। परेशान कर दिया है सबने। नरेश की बात सुनकर उसके पिताजी हंसने लगे और उससे बोले, हो गई तुम्हारे दोस्त की परीक्षा। अब तो मैंने मान लिया कि वीरेंद्र को कोई बात नहीं बतानी है। अच्छा, तो ये सब आपने किया है। मैं अभी वीरेंद्र से मिलकर आता हूँ। नरेश घर से निकल गया और रास्ते में उसे उसकी प्रेमिका मिल गई जो काफी गुस्से में थी। तुम इस वक्त कहाँ घूम रही हो? कहीं भी घूमो, तुम्हें क्या? तुम जाओ अपनी उस ना चंपावती के पास। अरे राम, ये क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुनो। कोई चंपावती नहीं है मेरे पास। किसी से शादी नहीं हो रही है मेरी। दोनों मुझसे आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। पूरा गांव बात कर रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के। अरे, लेकिन मेरी बात सुनो तो सही। नरेश की प्रेमिका बिना कुछ सुने वहां से चली गई और नरेश को वीरेंद्र पर और भी गुस्सा आने लगा। वह तेज कदमों से चलता हुआ वीरेंद्र के घर जा पहुंचा। अरे नरेश, इतनी रात को क्या हुआ बेटा? कोई काम है क्या? वीरेंद्र कहाँ है दादी? वो तो बाहर निकल गया है। अच्छा, तो मैं उससे मिल लूंगा। नरेश वीरेंद्र को ढूंढता हुआ बाहर घूमने लगा। वीरेंद्र उसे तालाब के पास खड़ा मिला। वहां पर वह आया और वीरेंद्र को एक थप्पड़ मार दिया। क्या हुआ नरेश? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें तो इससे ज्यादा मार पड़नी चाहिए थी। क्या कहा है तुमने सबसे? मेरी शादी चंपावती से हो रही है। सबसे तो नहीं, मैंने तो बस कुम्हार से। तुम्हारी चुगलखोरी की इसी आदत की वजह से रश्मि मुझसे नाराज हो गई है और तुम कह रहे हो कि सिर्फ कुम्हार से कहा है। पूरा गांव मुझ पर हंस रहा है चंपावती का नाम ले लेकर। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। नरेश वहां से चला गया और वीरेंद्र को अपनी दोस्ती टूटने का बहुत बुरा लगा। वह दुखी मन से घर लौट आया। क्या हुआ वीरेंद्र,
नरेश आया था, मिला वो तुझसे? हाँ दादी, वो मुझसे दोस्ती तोड़ दी उसने। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं अब, मेरी वजह से ही हुआ है ये सब। मेरे अंदर कोई बात नहीं टिकती। कोई बात नहीं, वो तेरा दोस्त है, वो वापस लौट कर आएगा एक ना एक दिन। तो फिर तब तक क्या करूं मैं? तब तक अपनी आदत को सुधार बेटा। कैसे? दादी कुछ देर तक सोचने लगी और फिर बोली, एक काम कर, जब भी तुझे कोई बात पता चले तो उसे किसी पत्थर को बता देना और पानी में फेंक देना वो पत्थर। क्या इससे काम बन जाएगा? करके देख ले, शायद बन जाए। ठीक है। अगले दिन से वीरेंद्र अपने काम पर जाने लगा और उसे कोई भी बात जब पता चलती तब वह तालाब के पास जाता और शाम के वक्त वह तालाब के पास आया और फिर एक पत्थर उठाकर उससे बोला, पता है, सरपंच जी की पत्नी उन्हें घर में टिल्लू बुलाती है। ऐसा कहकर उसने पत्थर को तालाब में फेंक दिया। पत्थर फेंकने के बाद वीरेंद्र को कुछ अच्छा लग रहा था। अब वह रोज कोई न कोई बात पत्थर को बताता और उसे तालाब में फेंक देता। क्या बात है, आजकल तू मुझे कोई भी बात नहीं बताता, क्या हुआ? अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरा मन नहीं करता कि किसी और को बताऊं। धीमे धीमे वीरेंद्र की चुगली करने की आदत बदलने लगी थी। एक दिन जमींदार के घर में चोरी हो गई। चोर काफी सारा माल चुरा कर ले गए थे। मेरी तो मेहनत की सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूंगा? पिताजी, आप चिंता मत करो, हम चोरों को ढूंढ लेंगे, हमें हमारा धन वापस मिल जाएगा। आप चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं बेटा, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हिम्मत रखिए पिताजी। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। वीरेंद्र की दादी को भी चोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने वीरेंद्र से कहा, तेरे दोस्त के घर में चोरी हुई है, उसका बहुत नुकसान हुआ है, तू जाएगा नहीं उससे मिलने? जाता तो दादी, लेकिन उसने ही मना किया था कि मैं उससे जिंदगी में ना मिलूं। वो वैसे भी परेशान होगा, मैं उसे मिलकर और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसा तू सही समझे। वीरेंद्र तालाब के पास आ गया और एक पत्थर को उठाकर उससे कहने लगा, आज मुझे पता चला कि साहूकार की बेटी अपने घर से भागने वाली है, वो भी दूसरे गांव के जमींदार के बेटे के साथ, और मेरे दोस्त के घर में चोरी हो गई। इतना कहकर वीरेंद्र पत्थर फेंकने ही वाला था कि तभी उसे किसी की हंसी की आवाज आई। इतना सारा पैसा, सारी जिंदगी कट जाएगी इसमें तो। जमींदार के घर पहले ही हाथ मार लेना चाहिए था। आवाज सुनकर वीरेंद्र एक पेड़ के पीछे से उस चोर को देखने लगा जो जमींदार के घर में चोरी करके आया था। अब बस ये सारा धन यहाँ छिपा देता हूँ और कल रात को सही समय देखकर यहाँ से ये सब लेकर निकल जाऊंगा। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, कहीं कोई देख ना ले। वह चोर वहां पर सारा धन छिपाकर वहां से भाग गया। इधर नरेश अपने घर में उदास बैठा हुआ था। वह जमींदार के पास गया और उससे बोला, अब उदास मत हो, हम फिर से मेहनत करके उतना पैसा कमा लेंगे। तुम्हें बुरा लग रहा है तो जाओ, अपने दोस्त से मिलकर आओ। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे वीरेंद्र से मिलना चाहिए। नरेश वीरेंद्र को ढूंढते हुए उसके घर आ गया और दादी से बोला, दादी, वीरेंद्र कहाँ है? वो तो तालाब के पास क्या होगा बेटा, तू उसे माफ कर दे, तेरे बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बेचारा बहुत उदास रहता है। ठीक है दादी। नरेश वीरेंद्र से मिलने तालाब पर आता है तो वो देखता है वीरेंद्र पत्थर हाथ में लेकर कुछ बड़बड़ाने लगा। नरेश एक पेड़ के पीछे छिपकर उसकी बातों को सुनता है। मेरे पास कोई नहीं है बताने के लिए, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि नरेश के घर में चोरी करने वाला चोर अभी अभी सारा पैसा यहाँ छिपा कर गया है और कल रात को वो सब कुछ यहाँ से ले जाएगा। इतना कहकर वीरेंद्र ने पत्थर तालाब में फेंक दिया और वहां से चला गया।
नरेश पेड़ के पीछे से निकलकर आगे आया और उसी जगह खोदकर देखने लगा। थोड़ी ही देर में नरेश को अपना चोरी किया हुआ सारा पैसा मिल गया और वह खुशी खुशी घर आ गया। ये सब कैसे मिला तुम्हें और चोर कौन है? कल रात को पता चल जाएगा कि चोर कौन है। अगली रात वीरेंद्र तालाब के पास आता है। जमींदार, नरेश और कुछ लोग वहां पर चोर का इंतजार कर रहे थे। ये वीरेंद्र चोर है क्या? नहीं, ये तो यहाँ अपनी बातें पत्थरों को बताकर तालाब में फेंक देता है। ये अच्छा तरीका है। वीरेंद्र पत्थर उठाता है और कहने लगता है, राम सिंह काका के कुर्ते में पीठ पर छेद था, जिसे देखकर सब लोग हंस रहे थे। विमला काकी के घर में से लड्डू उनके पड़ोसी ने चोरी किए थे। सरपंच जी का लड़का जुआ खेलता है और नरेश के पिताजी सबसे छिपकर तंबाकू खाते हैं। रश्मि ने मुझसे कहा था कि नरेश से कह देना कि अब वो नाराज नहीं है नरेश से और शादी भी नरेश से ही करेगी, लेकिन नरेश तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। वीरेंद्र की बात सुनकर नरेश और जमींदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नरेश ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन नीचे कर ली। तुम्हें तो मैं अब घर चलकर बताऊंगा, पहले चोर से निपट लूं। और आप तंबाकू खाते हैं? जमींदार चुप हो गया। वीरेंद्र अभी तक बड़बड़ा ही रहा था। तभी वहां पर चोर आ गया और गड्ढा खोदने लगा, लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। कल रात को यहीं तो छिपाया था मैंने, कहाँ गया मेरा माल? चोर परेशान हो गया और यहाँ वहां ढूंढने लगा। उसी वक्त वीरेंद्र ने तालाब में पत्थर फेंक दिया। ये कौन है? कहीं इसी ने तो मेरा सारा पैसा नहीं ले लिया? इसे पकड़ता हूँ। उस चोर ने आगे आकर वीरेंद्र को पकड़ लिया और उससे बोला, मेरे पैसे निकाल, कहाँ छिपाया है तूने मेरा सारा धन और माल? मैं किसी धन के बारे में नहीं जानता। अरे ये तो हमारा पुराना नौकर बबलू है, पकड़ो इसे। जमींदार के साथ आए लोग बबूल को पकड़ लेते हैं। हम बताते हैं कहाँ है तुम्हारा माल। अरे मालिक, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की। देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। इसको अच्छा सबक सिखाओ, जिससे ये कभी इस गांव में नजर ना आए। सभी लोग लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े और फिर जमींदार ने कहा, नरेश, तुम्हें पता कैसे चला कि हमारा पैसा कहाँ है और चोर यहाँ आएगा? वीरेंद्र की वजह से। अब क्या किया मैंने? तुमने कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ किया मेरे दोस्त। मैंने जो अपने पिताजी से कभी कह नहीं पाया, वो भी बता दिया। इतना कहकर नरेश ने वीरेंद्र को गले लगा लिया और फिर वीरेंद्र से पूछा, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया।